ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर खां और आप देखते हैं लाइव फ़ोन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन एंड इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं रविंद्र सिंह जी, सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल। नाज़रीन, अगर आप सिंह साहब से कोई बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग एजीज ऑफिस, या आपके कोई सुझाव हों या कोई मशवरे हों, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल, जिनके नंबर्स आपकी टीवी सेट के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। सर, खुशामदीद है, आपका प्रोग्राम है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके डीडी के जो दर्शक हैं, नाजरीन, देखने वाले, सबको मेरा आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। थैंक यू सो मच सर रविंद्र सिंह जी। सर, ये जो एजीज ऑफिस है, इसके बारे में जब आदमी के जहन में आता है, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, डिपार्टमेंट्स हों, तो ऑडिट का एक कॉन्सेप्ट आता है जहन में कि आप ऑडिट करते हैं। वो सब तो अलग बातें हैं, लेकिन मैंडेट ओवरऑल क्या है आपका? मैंडेट के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जो हमारे जितने भी ऑफिसेस हैं, सबसे पहले तो मैं आपके नाजरीन जो हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जी। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके आर्टिकल 148 से लेके 151 तक जो है, इनके ऑप्शंस और जो है इनके प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं। जैसे दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन हो गया, जुडिशरी हो गया, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। इनका डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ही अहम रोल है। इनको जो सरकार के 3 ऑर्गन हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई लेजिस्लेचर हो गया, एग्जेक्टिव्स हो गया, जुडिशरी हो गया, तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये सही तरीके से काम कर पा रहे हैं, या इनके जो रोल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटीज़ हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, उनका डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा अहम रोल है। तो हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब हैं, अभी 21 तारीख को हमारे नए मूर्ति साहब जो हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उन्होंने अपना ओहदा जो है संभाला है जी। तो इसमें जो हमारा आर्टिकल 149 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत सीएजी डीपीसी एक्ट है। तो सीएजी डीपीसी एक्ट के अंदर जितनी भी जो पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द सीएंडएजी, तो जो जो काम उनको करने हैं, जो उनकी पावरें हैं, वो वहीं से डराइव होती हैं सारी। तो हम लोगों का जो मैंडेट है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है। और जैसे आपने ठीक कहा, ऑडिट जो है ये हम लोग करते हैं, और ऑडिट जितने भी जहाँ जहाँ सरकारी अदारे हैं, जहाँ पर कोई सरकारी खर्चा हो रहा है जी, तो उनका हम लोग इंडिपेंडेंटली ऑडिट करते हैं कि खर्चा जो है ठीक हो रहे हैं कि नियम से, रूल के, कायदे के हिसाब से सारा ठीक हो रहा है। सर, वही पिछले दिनों आपने ऑडिट दिवस मनाया। जी जी। तो ब्रॉडर कॉन्टूर्स जानना चाहेंगे कि क्या था ये ऑडिट दिवस? बहुत अच्छा सवाल करा आपने। देखिए, ऑडिट दिवस जो है ये हम लोग तकरीबन ये चौथा हमारा ऑडिट दिवस था। हर साल हम लोग ये मनाते हैं। इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री ये था, इतिहास ये था कि 16 नवंबर 1860 को पहले जो हमारे ऑडिटर जनरल थे उनका अपॉइंटमेंट हुआ था जी। तो इसी दिन को याद करते हुए जितने भी सीएंडएजी के जो फील्ड ऑफिसेस हैं, तो उनमें जो है ऑडिट दिवस के अगला हफ्ता जो होता है उसको हम ऑडिट वीक सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है, गतिविधियां पूरा हफ्ता चलती हैं। और ऑडिट वीक के सेलिब्रेशन के दौरान हम लोग आम जो जनता है, आम जो लोग हैं, आवाम के पास जाते हैं, और सीएजी की जो रोल है, जहाँ जो उनकी अहमियत है और वो उनकी क्या कारगुजारी है, और हम लोग लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या हम लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, जी। इन सारी चीज़ों को हम लोग आम लोगों तक लेकर जाते हैं। क्योंकि अमूमन हमारा ऑडिट का ज़्यादा संबंध जो है मतलब ऑडिटी के साथ होता है, तो आम जो लोग हैं
उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई लोगों को ये पता नहीं होता कि भाई ऑडिट के जो कामकाज है उनसे उनका जीवन जो है किस तरह से बेहतर बन रहा है, बिल्कुल, क्या उनकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपनी कारगुजारी जो है लोगों के बीच में जाते हैं और उनको बताते हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा आपकी बार? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए आपको कि हम लोगों ने बहुत तरह की एक्टिविटीज़ जो है हम लोग करते हैं इसमें, और हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनकी बहुत अच्छी शमूलियत होती है, सारे मतलब जोश खरोश के साथ सब हिस्सा लेते हैं इसमें। देखिए, हमने ऑडिट रन से शुरुआत करी तो हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट्स जो थे वो जुड़े, और मुझे बड़ी खुशी है हमारे लोगों ने जो है ऑडिट रन के दौरान जो है डल क्लीनलीनेस का जो है एक हमने मैसेज भी दिया कि भाई डल को किस तरह से बचा के रखना बड़ा ज़रूरी है। चलिए सर, ये अच्छी बात है कि आपका ये हफ्ता कामयाब रहा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम कॉल लेते हैं। जी। हेलो। हेलो जी हेलो जी जी, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? जनाब, मैं मोहम्मद अजय बोल रहा हूँ बारामूला से। जी जी, जी, फरमाइए। ये साहब से बात करनी थी इस बारे में कि ये JNK जो मतलब पेंशनर्स हैं उन्होंने कोर्ट से लाया वो कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के लिए, तो वो आज उनकी डेलीगेशन अकाउंट पास की थी डिप्टी इकोनॉमिक सेक्रेटरी हुआ। तो इस सूरत में साहब मुझे गुजारिश है, क्या ये सब पेंशनर को जो लिटिगेशन में नहीं है, मतलब एक आर्डर आ गया तो उसमें लिखा था जो लिटिगेशन है पब्लिक पेंशनर, क्या ये सब पेंशनर, क्योंकि इसको तो एक ही है, इट शुड गेट एप्लीकेबल टू एवरी पेंशनर जिसका केस कोर्ट में दायर नहीं हुआ है, लेकिन इश्यू तो सबका है। तो अगर इंस्ट्रक्शन पास हो जाएंगी मतलब AG ऑफिस से ट्रेजरीज को या दूसरे बैंक को, तो क्या इसमें वो भी आ सकते हैं जिन्होंने कोर्ट में दायर अपना केस नहीं किया है? सर मैं माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ ज़्यादा क्लियर तो नहीं थी, पर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ जो आपका सवाल है वो उसका जो संबंध है वो पेंशन के डिस्पोजल से रिलेटेड है जी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, DD के माध्यम से, कि पेंशन का देखिए हम लोग सबसे अहम बात जो है कि AG ऑफिस जो है ये पेंशन ऑथराइजिंग एजेंसी है। तो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपना डिपार्टमेंट के DDOs या पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हैं वो पेंशनर का केस बना के हमारे दफ्तर को भेजते हैं और उस केस को फिर फर्दर हम प्रोसेस करते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हम लोग जैसे जो हमारा सिटीज़न चार्टर है उसके अंदर 30 दिन का समय होता है कि केस एक बार AG ऑफिस में आने के बाद हम लोगों को 30 दिन के अंदर अंदर उसका निपटारा करना है, उसको डिस्पोजल करना है। तो हम लोग उससे पहले ही तकरीबन 25 दिन के अंदर अंदर हम लोग उस केस को, कोई भी केस हो, अगर मान लीजिए उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, तो हम लोग उस केस को 25 दिन के अंदर अंदर जो है निपटाकर हम लोग जो है ट्रेजरी ऑफिसर को PPO जारी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना ही चीज़ मैं समझ पाया उनका जो अगर सटीक क्वेश्चन जो था जी में से। हाँ जी, मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप फ़ोन कॉल करना चाहें, अगर आपके पास लैंडलाइन का ऑप्शन है घर में, तो आप प्रेफरेबली लैंडलाइन से करिए, क्योंकि जब आप सेल फोन से करते हैं तो ऑडियो डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ आती है, तो क्लियरिटी नहीं आती है सवाल की। जैसे सर अभी थोड़ी देर के जो पहले अभी कॉल आई थी थोड़ी देर में, उसमें ऑडियो क्लियरिटी नहीं थी, तो उस वजह से वो पूरी तरह से वो सवाल समझ भी नहीं पाए। प्रेफरेबली कीजिए, अगर आपके पास लैंडलाइन है तो लैंडलाइन से ट्राई कीजिए। सर AG एंड C&AG में क्या फ़र्क है? ये बड़ा काफ़ी लोगों के जहन में ये है कि अकाउंटेंट जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था, C&AG जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो हमारे दिल्ली में बैठते हैं, वो पूरे डिपार्टमेंट के जो हैं वो हेड हैं। तो CAG जो हैं हमारे देखिए डिफरेंट वर्टिकल्स हैं ऑडिट के अंदर। हम लोग PNT ऑडिट करते हैं, रेलवे ऑडिट करते हैं, स्टेट के ऑडिट करते हैं, है ना, डिफेंस ऑडिट करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो है वर्टिकल्स हैं हमारे। तो CAG जो साहब हैं उनके साथ हर एक स्टेट के अंदर AG ऑफिस जुड़ा हुआ है।
तो लगभग हमारे पास अगर देखा जाए लगभग 135 के करीब फील्ड ऑफिसेस हैं। तो हर एक फील्ड ऑफिस में एजी या पीएजी होता है और इनकी जो रिपोर्टिंग है कंसर्न जो है वहां पर जो तो मतलब ये कि एजी ऑफिस इज द सिस्टर कंसर्न ऑफ सीएनडीजी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान के चलिए जैसे हायरार्की के अंदर जो है सीएजी हमारे मुखिया हैं, टॉप पे हैं, और उनके नीचे हम लोग जो है उनको असिस्ट कर रहे हैं। उनके जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो डेलीगेट हो रखे हैं नीचे। तो एजी साहबान है, प्रिंसिपल डायरेक्टर साहबान है, डायरेक्टर जनरल हैं मिनिस्ट्रियों के अंदर जो हैं, वो अपना रोल जो है अदा करते हैं। और जो फंक्शंस या ड्यूटीज़ सीएजी को असाइन की हुई है उन्हीं के मद्देनज़र अपना वो रोल करते हैं और रिपोर्टें बन के सीएजी ऑफिस जाती हैं। वहाँ से हमारे जो सीएजी साहब हैं वो उन रिपोर्टों को देखते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो रिपोर्टें जारी होती हैं। सर ऑडिट क्यों ज़रूरी है? देखिए ऑडिट का मैं ये कहूँ कि ऑडिट से जो सरकारी खर्चा हो रहा है दफ्तरों में, जहाँ जो फंड्स अलॉट होते हैं, जी, किसी भी अदारे में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी में, कहीं भी जहाँ देखिए सरकारी खर्चा हो रहा है, क्या वो खर्चा ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है? क्योंकि जो पैसा है देखिए वो आम जन का, आवाम का, आपका, मेरा, हम सब का पैसा टैक्स का पैसा है। क्योंकि हम टैक्स भी दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं, इवन बाजार से हम माचिस भी खरीदते हैं, उस पे भी टैक्स है जी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी से खर्चे हो रहे हैं सारे। तो हम लोग जो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं ये देखने के लिए कि लेजिस्लेचर में जो फंड्स एलोकेट हुए थे, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को, जिन जिन हेड्स के अंदर पैसा, जिन जिन स्कीम्स के अंदर एलोकेट हुआ था, दिया गया था, क्या उस पैसे का बेहतर तरीके से इस्तेमाल हुआ? क्या उन पैसों से लोगों का जीवन जो है वो बेहतर हुआ, नहीं हुआ? ये बहुत अहम बात है। पहले हम लोग केवल ऑडिट की बात करते थे कि जी ये देखिए कि भी खर्चे का जो है आप देखिए इसके वोचर हैं या खर्चा सही तरीके से हुआ है, ट्रांसपेरेंट मैनर से हुआ है, परचेजर्स में सारे रूल रेगुलेशन फॉलो हुए हैं, नहीं हुए। पर एक कड़ी और जुड़ गई है, अब हम लोगों का रोल इसलिए भी अहम हो गया है, हम लोग अब आम आवाम से जाकर सर्वे करके पूछते हैं कि ये स्कीम थी, इसमें इतना खर्चा हुआ, क्या आपके शहर में, क्या आपके गांव में, क्या आपके यहाँ आपको इस चीज का कोई फायदा पहुंचा? जो नई चीज ऐड हुई, फिजिकल वेरिफिकेशन तक हम लोग करते हैं, जाके देखते हैं कि क्या जमीनी स्तर पर वो चीजें मौजूद भी हैं, सही बात, क्या खर्चा होने के बाद वो लोगों को उस चीज का फायदा भी वास्तव में पहुंच रहा है। सही। तो इसको हम लोग आउटपुट और आउटकम के टर्म से जो है जानते हैं। तो ऑडिट का एक चेक तो है ही है कि जितना भी एग्जेक्टिव है उनकी जवाबदेही है जनता के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति उनकी जवाबदेही है। अगर मान लीजिए कहीं कोई कोताही होती है, कहीं कोई इरेगुलरिटीज हैं, या किसी स्कीम का लाभ जो है या किसी खर्चे का लाभ नहीं पहुंच रहा है, या कहीं कोई रूल रेगुलेशन की कहीं कोताही हुई है, कोई उनकी अवहेलना हुई है, उनको फॉलो नहीं किया गया, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी रिपोर्टों में लेकर आते हैं। और मैं आपको ये बता दूं आपके जितने नाजरीन हैं कि ये जो रिपोर्टें हैं हमारी, ये लेजिस्लेचर में जो पीएसी और जो है आपकी कोपू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज़ होती हैं जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं इनके हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तो उनके आगे ये सारी रिपोर्टें रखी जाती हैं। तो वो रिपोर्टों को जब वो डिस्कस करते हैं, मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट से मुतल्लक कोई ऑडिट की ऑब्जर्वेशन है, तो कंसर्न सेक्रेटरी साहबान को बुलाते हैं, उनको बुलाया जाता है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर ये खामियां थी, ऑडिट की रिपोर्ट में ये चीज़ें जारी हुई हैं, आप बताइए कि भी ये क्यों आपके यहाँ जो है इस तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ है और क्या करेक्टिव एक्शन आप ले रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारी जो रिपोर्टें हैं और जो हमारे ऑडिट पैराज हैं, उनसे एक तरह से डिपार्टमेंट के अंदर तो थोड़ा सा अलर्टनेस या ऑडिट को लेके उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये रहता है कि ऑडिट का चेक या कंट्रोल भी है हमारे ऊपर, तो उसमें जो है उनकी जो कारगुजारी या काम करने का तरीका होता है उसमें भी जो है एक तरह से मॉरल चेक रहता है।
और जहां पर इसमें कोई जो ये विजिबल वेरिफिकेशन का आपने ऐड किया है जी सिस्टम, ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ में कि इस चीज़ को जनता ने और लेजिस्लेचर में जो हमारी कमेटीज़ हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है इस चीज़ को, क्योंकि खर्चे के अंदर होना या नियम के मुताबिक या कायदे के मुताबिक खर्चा होना अलग बात है। अब वास्तव में उस खर्चे का लाभ भी वहाँ जो नीचे जो है उनका फायदा भी मिला है पहुँच कि रहा है नहीं? या नहीं पहुँच रहा है, जी ये बड़ा ज़रूरी है। सर, जबकि हमारे यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये डिजिटाइज हुए हैं, जी डिजिटलाइजेशन हुई है। जी आपके जो फाइनेंसेस वगैरह भी हैं दफ्तरों में, वो भी अब डिजिटल वे से हो रहे हैं, जी, जी, डायरेक्ट जी। पेमेंट्स हो रही हैं। जी 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 आपके डिपार्टमेंट इस ऑडिटिंग में डिजिटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने रेलेवेंट और बहुत ही जो है सटीक क्वेश्चन पूछा। देखिए ऐसा है कि हर एक डिपार्टमेंट के पास जो भी उनकी कारगुजारी है, जो कामकाज करने के जो तौर तरीके हैं, पहले कागजी फाइलों में कामकाज करते थे, अब कुछ एक डिपार्टमेंट्स ऐसे हो गए हैं जहां पर अवाम का जो है एक तरह से प्रेशर था कि उनको बेहतर सर्विस चाहिए, उनको जो है अच्छे अच्छे टाइमली मैनर से उनको जो है उस सेवा का या उस सर्विस का लाभ मिलना चाहिए। तो अवाम के प्रेशर के चलते कई डिपार्टमेंट्स ने जो है अपने जो सिस्टम्स ऑटोमेट किए हैं। जी हम लोग इनको बोलते हैं कि भी जो कोर फंक्शनिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए उन्होंने अलग से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनवा लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपसे जिक्र करूंगा, रेवेन्यू सेक्टर में तो खैर बहुत है, ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो आपके इनकम टैक्स है, जीएसटीएन है। जी अगर आप स्टेट लेवल पे देखें तो जैसे मान लीजिए आपके लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, स्टेट लेवल पे जैसे मान लीजिए आपके सारथी वाहन है अब जिसमें तो लैंड की रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी है वो भी अब वो भी होने लगी है। डिजिटाइजेशन से होती है। तो हमारे डिपार्टमेंट के इस तरह है मंसूर साहब, एक हम लोग भी जहां जहां जिस डिपार्टमेंट में ऑडिट करने जाते हैं, क्योंकि अभी मुझे ये कहने में संकोच नहीं है क्योंकि काफ़ी सारे डिपार्टमेंट सरकार के अभी भी या तो पेपर मोड में हैं या हाइब्रिड सिस्टम चला रहे हैं। कुछ हिस्सा उनका काम गुजारी जो रहा ना कंप्यूटराइज हो गया, कुछ हिस्सा जो है अभी मैनुअल पेपर चल रहा है। जी तो हम लोग जब ऑडिट टीम जो है हमारी जाती है वहाँ, तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई उनके यहाँ कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है तो हम उसमें आईटी ऑडिट्स जो हैं वो भी करते हैं, और उसके अलावा उनसे डाटा लेकर जो है डाटे के माध्यम से एनालिसिस करके, ताकि डाटे में ये देखा जाए कि उनके सिस्टम जो हैं वो फुल प्रूफ है, सिस्टम की इंटीग्रिटी, डाटे की रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है इंटैक्ट है, सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं। दूसरा हिस्सा है कि भी उनके जो रूल हैं, उनके जो कायदे हैं, जो नियम हैं, या स्कीम के अकॉर्डिंगली जो जो काम होना है, क्या वो सॉफ्टवेयर के अंदर उसको अच्छे तरीके से मैप किया गया है, और क्या जो इंटेंडेड जो उसका ऑब्जेक्टिव था या जो बनाने का जो मकसद था सॉफ्टवेयर को, क्या वो चीज़ें जो है वो डिलीवर भी कर पा रहा है सॉफ्टवेयर। तो हमारा कुल मिला के ऑडिट जो है इसमें जहाँ जहाँ कंप्यूटराइजेशन हो रही है वहाँ हमारे डिपार्टमेंट का जो है अभी मुझे ये बड़ा खुशी होती है बताते हुए आपको, अभी हमारे हेडक्वार्टर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। उसमें देखिए आपने जैसे बहुत अहम सवाल उठाया कि ज़्यादा जब जो फंक्शंस हैं डिपार्टमेंट के वो कंप्यूटराइज हो रहे हैं जी तो ऐसे में ऑडिट को भी अपने जो प्रोसेसेस हैं उनको ऐसे लेवल पे लाना पड़ेगा ताकि उनके जो है ना बेहतरी से उनका एफिशिएंटली ऑडिट हो सके। तो हमारे सीएजी साहब ने जो है आईआईटी दिल्ली के साथ एक टाई अप किया है, एमओयू साइन हो चुका है। उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनका हम ऑडिट में कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा सेट्स है तो वहाँ उस डाटा सेट्स के अंदर हमने एल्गोरिदम लगाकर कौन से फील्ड को जो है हमने जो है अपने ऑडिट के मकसद से लेना है, किस तरह से उन डाटा को एनालाइज करना है। और इनफैक्ट हमारे पास जो ऑडिटिंग टूल्स हैं वो तो हम लोग सन 2002 से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आइडिया टूल है कनाडा का, वो यूज़ हो रहा है। रिसेंटली हमने टैब्ल्यू जो है ऐड किया है।
एक आर करके सॉफ्टवेयर है विच इज़ स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो हम लोग बहुत इस चीज़ को लेके हम लोग सुचेत हैं, हम लोग जागरूक हैं, हम लोग अलर्ट हैं कि इन चीज़ों का जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप इसको अडॉप्ट कर तो रहे हैं। हम भी उसको अडॉप्ट कर सर रहे एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हैं। जी हेलो जी हाँ, मैं बोल मैं जी भट्ट साहब। जनरल साहब को, डिप्टी जनरल साहब को कहना चाहता हूँ, जो स्टेट एम्प्लॉयज है किसी वक्त उनको प्रोविडेंट फंड में कोई डिफरेंस लगती है। ये उस वक्त जब एम्प्लॉयज होती हैं फिर वो देखते हैं अपनी जगह तो डिफरेंसेस लगते हैं, मगर पेंशन के बाद भी उनको एक टाइम लगता है और फिर भी कोई किसी मुलाजिम, सबों को नहीं, आज तो बेहतरीन होगा लगता है, पहले पहले होता है वो डिफरेंट फील करे तो वो जाते थे अकाउंट में उसको क्लियरिटी नहीं मिलती, तो फिर भी वो इस पर एप्लीकेशन या कुछ प्रोडक्ट ऑफिसरों को दे तो पता नहीं कि होता था तो जिस पॉइंट पहले होते थे, आज की पता नहीं मुझे 5-6 साल इस पर रोशनी अगर डालेंगे जनरल साहब बहुत बेहतर करते हैं। जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सवाल आप दोहरा देंगे? ये भट्ट साहब दिल्ली से फ़ोन कर रहे थे, ये अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस बयान कर रहे थे इसमें। जी 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 जी। तो पेंशन जीपीएफ के मुताबिक था। देखिए भट्ट साहब, हम लोग जो हैं, जैसे मैंने बताया, पेंशन केस के दौरान मान लीजिए जो डिपार्टमेंट से हमें केस पूरा तैयार होके आता है, फॉर्म्स फिलअप होकर आते हैं, अगर देखिए उनमें कहीं भी कोई किसी भी मुलाजम या किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट कुछ भी कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है या कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है या कोई और मसला नहीं है, तो हम लोग जो रिटायरमेंट ड्यूज़ हैं जितने भी जो है पीएफए ने, जो पेंशन एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, या जो डीडीओ है, जिस तरह से उसने केस बना के भेजा है उसी के मुताबिक हम लोग उस केस को जो है कागजी कार्रवाई, क्योंकि सारी जो है फॉर्म्स फिलअप करने हैं या उसके अंदर डाटा जो इनपुट देना है वो कंसर्न डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। तो हम लोग जीपीएफ भी जो है साथ का साथ रिलीज कर देते हैं। अब मुझे लगता है शायद जीपीएफ शायद फंड्स डिपार्टमेंट के पास होता है। नहीं, देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं। जो स्टेट के अंदर जो है हमारी ग्रेजुटी जो है, तो जो फंड का फंक्शन था जीपीएफ का, दिस हैज बीन टेकन ओवर, ये आप ठीक कह रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी देर पहले, शायद 76 के आसपास जो है ये एक्टिविटी जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई थी। तो जहाँ तक उनका जो प्रोविडेंट फंड वगैरह सवाल है, कितना उन्होंने विड्रॉ करा, कितना है कितना नहीं है, ये तो स्टेट के पास लेखा जोखा है जी। क्योंकि एजी ऑफिस ने ये सारा जो है ट्रांसफ़र कर दिया था लॉन्ग बैक जो है। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट एक ऑर्गन, सेपरेट वर्टिकल है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रहा है। जी। तो वहाँ जो है इन चीज़ों को जो है वो हैंडल करते हैं। तो बाकी इसके अलावा देखिए पेंशन है, लीव इनकैशमेंट है, ग्रेजुटी है, इन चीज़ों का तो निपटारा हम लोग साथ साथ करते हैं। हाँ, बशर्ते डिपार्टमेंट ने किसी चीज़ को ना रोका। जी जी जी। सर, ये जो ऑडिट आप करते हैं उसके बाद कभी कभी ऑडिट ऑब्जेक्शन रहती है जी, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। जी जी। अब नेक्स्ट ईयर जब ऑडिट होता है तो वो ऑफिसर मान लीजिए ट्रांसफर हो गया। जी जी जी। तो वो ऑडिट ऑब्जेक्शन ऐसी कैरी फॉरवर्ड होती रहती है, कब तक कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी? जी जी जी। तो मैं आपके जो नाजरीन हैं डीडी से जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा। देखिए ये हमारा एक जो है इंटायर प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए ऑडिट टीम भी जब जाती है उसके पहले ऑडिट प्लानिंग होती है पूरे साल के दौरान। जी। क्या क्या ऑडिट किया जाएगा, कौन से डिपार्टमेंट जो हैं उनकी क्या पीरियोडिसिटी रहेगी। तो ऑडिट प्लान के बाद हमारी फील्ड में टीमें हर साल जो है ऑडिट करने जाती हैं। जी। तो एक ऑडिट करते टाइम एक हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट। देखिए ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है इसके अंदर क्या है कि ऑडिट के पैरास हैं। ऑडिट के पैरास के अंदर अलग अलग तरह की, मुख्तलिफ तरह की जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उसमें जो सिस्टम के अंदर या जो कामकाज के दौरान कहीं कोई रूलों की, कहीं कायदे कोई फॉलो नहीं हुए, कोई सिस्टम में डेफिशिएंसी सी या कोई रिकवरीज है, इस तरह के पैरे सारे हम ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट में बनाते हैं। अब ऑडिट एंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट में देखिए जो बहुत ही अहम या सीरियस नेचर के ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो वहाँ से निकल के हमारी
ऑडिट रिपोर्ट जो है जिसमें हम उसको रिपोर्ट को छाप के फिर जैसे मैंने कमेटियों का जिक्र करा जिसमें पीएसी कोपू कंपनियों का केस में कोपू है जी, जो उन पे विचार करती है या जो भी एक्शन लेना होता है, क्योंकि फाइनल एक्शन जो है एजी ऑफिस का या सीएजी का रोल जो है रिपोर्टें बनाकर जो है कमेटियों को दे देना है। कमेटियों ने उस पर आगे कार्रवाई करनी है, कमेटियों ने एक्शन ले लेना है। तो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर जो सीरियस नेचर की जो है इरेगुलरिटीज होती हैं उनको हम लोग ले जाते हैं ऑडिट रिपोर्टों के अंदर जी। तो ऑडिट रिपोर्ट वाली तो जो जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कमेटीज जो हैं वो उनके ऊपर होता है, भाई उसको सेटल करते हैं, रिकवरी करते हैं, कोई मान लीजिए पेनल्टी लगाते हैं किसी मुलाजम की अगर कोई बहुत ही सीरियस नेचर की इरेगुलरिटी है उनको सस्पेंड करते हैं, जो भी है। मगर जो रूटीन नेचर के पैराज हैं वो हमारी ऑडिट और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में पड़े रहते हैं जब तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस पर करेक्टिव एक्शन नहीं लेता। तो जब डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आता है, रिप्लाई आता है कि साहब इसको जो है आपने पॉइंट आउट किया था, इस पे हमने एक्शन ले लिया या जो भी करेक्टिव एक्शन जो बनता था इसको हमने ठीक कर लिया है, जी जी, तो आप इसको जो है पैरे को सेटल कर दें। तो फिर हम उनके जवाब को देखते हुए मान लीजिए रिकवरी का केस है तो हम जांच कर लेते हैं कि रिकवरी के केस में वाकई खजाने में पैसा जमा हो गया नहीं हो गया, चालान से रसीद से वेरीफाई कर लेते हैं, फिर वो जो है ऑब्जर्वेशन सेटल हो जाती है। पर जब तक कंप्लायंस नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहती हैं और हमारी ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो उसमें ऑब्जर्वेशन खड़ी रहती है। मगर हम लोग बहुत ज़्यादा फिर भी इसमें लिबरल हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये रहता है कि भाई क्योंकि हमारे काम के बाद अगर मान लीजिए कंसर्न डिपार्टमेंट ने उस पर जो है सही एक्शन नहीं लिया, करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो वो चीज़ हमारे पास भी पड़ी है, डिपार्टमेंट में भी पैरा वो आउटस्टैंडिंग है। तो हमारी पार्टी का और हमारे ऑफिस का भी यही जो है हमेशा सुझाव रहता है, हमेशा यही कंसर्न इसको रहता क्लियर है किया जाए कि आप इसका जवाब दे दें मेहरबानी करके, ताकि जो है हमारी भी जो है ये पैरा सेटल हो जाए और आपका भी जो है ये क्लियर कट रिप्लाई से जो है ऑब्जर्वेशन आपके। सर कॉर्पोरेशन का भी होता है ऑडिट? जी जी, देखिए ऐसा है, ये दो चीज़ें हैं इसमें मंजूर साहब, मैं बताना चाहूँगा कि कंपनीज कॉरपोरेशन कह लीजिए, मतलब कंपनीज मैं इसलिए कहता हूँ कि जो कंपनीज हैं जो सरकारी कंपनियां हैं ये जहां पर सरकार का शेयर होल्डिंग 51% से ज़्यादा होता है वहाँ जो है सरकारी ऑडिट होता है। जी। जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनमें हमारा कोई स्टेक नहीं है, हम इनका ऑडिट नहीं करते। हाँ, जहाँ सरकार का पैसा या किसी सरकारी कंपनी का पैसा लगा हो पर उसकी शेयर होल्डिंग 51 मतलब 51% या 51% से मोर देन हाफ, तो वहां पर हमारा सीएजी का जो है ऑडिट होता है जी। उसमें हम लोग इसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट। तो हम लोग उनके प्रीमिसेस में टीमें जाती हैं, ऑडिट करती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि सीएजी जो हैं हमारे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मैं नेक्स्ट यही पूछने वाला था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी एम्पैनलमेंट कैसे होती है? जी, ये देखिए ऐसा है कि हमारे जो हेडक्वार्टर ऑफिस है वहाँ जो सीएज इम्पैनल होना चाहते हैं तो वो अपना अप्लाई करते हैं, उसका अलग से परफॉर्मा है, वो अपना अप्लाई करते हैं तो उनको जो है इम्पैनल किया जाता है। उनका हर स्टेट के साथ कंपनीज कितनी हैं, हर स्टेट गवर्नमेंट की कितनी कंपनीज हैं। जैसे अगर मैं मान लो थोड़ा सा आपको JNK की बात करूं जी, तो JNK के अंदर हमारे पास कंपनीज भी हैं, कॉरपोरेशंस भी हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए आपका तो लगभग 2 यहाँ पर जो है ये कॉरपोरेशंस हैं और तकरीबन 37 के आसपास जो है ये कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज के अंदर कंप्लायंस ऑडिट के अलावा हम लोग, जैसे मैंने कहा, हम लोग जो फाइनेंशियल ऑडिट्स भी करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट इस प्रकार से होता है हमारा कि जो सीएजी ऑफिस द्वारा जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है कि वहाँ जाकर एक सप्लीमेंट्री एक चेक करता है, उनके अकाउंट्स को चेक करता है वो, क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने भी सीए डिप्लॉय किए होते हैं। उसके अलावा
सीएजी ऑफिस से भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम उसको बोलते हैं, तो वो अंडर कंपनीज एक्ट जो हैं उसके अंतर्गत जो है सीएजी को पावरें हैं। सीएजी उन कंपनीज ऑडिटर को, अगर प्रिसाइजली मैं बताऊं, सेक्शन 139(5) जो है ये कंपनीज एक्ट 2013 का जो है, तो कंपनीज एक्ट जो है एम्पावर करता है सीएजी को कि आप जहां जहां सरकारी कंपनियां हैं वहां आप अपना भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो डिप्लॉय करेंगे। तो सीएजी एम्पैनल करने के बाद अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय करता है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है कि भी उनके जो अकाउंट्स हैं क्या वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर जो है, जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी है उनको जो है प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं। माने जो उनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर वो सारी चीज़ें जो अहम हैं वो आ रही हैं या नहीं आ रही। इसमें हमारे इंडिया से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं तो वो कंपनी को फॉलो करने हैं, उसके मुताबिक ही आपके जो बैलेंस शीट के अंदर आंकड़े हैं वो प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो फिर सीए जो अपनी रिपोर्ट बनाकर हमारे दफ्तर को देता है, हम हेडक्वार्टर इसको भेजते हैं दिल्ली। तो उसमें जो कमेंट्स होते हैं कंपनी की जो है फाइनेंशियल जो उसकी अफेयर्स के ऊपर जो है, अगर प्रॉफिट वो सही दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, अंडर स्टेटेड है प्रॉफिट, ओवर स्टेटेड है प्रॉफिट, इस तरह से हम कमेंट्स जो हैं उनको प्रोसेस करते हैं। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया अदर देन ऑडिट जो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है वो है कि जब एक सरकारी मुलाजिम सुपर एनुएशन के स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसके बाद उसके जो एरियर्स वगैरह बनते हैं, जो ड्यूज बनते हैं, उसका सेटल करना होता है केस आपको फॉर पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स। तो इसका कोई टाइम फ्रेम है? हाँ जी, इसमें ऐसा है, हम लोग देखिए जो सिटीजन चार्टर जो हमारा है इसमें 30 दिन का टाइम दिया हुआ है कि आपके पास 30 दिन? जी जी, जैसे हमारे पास पेंशन का केस आ जाता है, मान लीजिए जो डीडीओ या पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो पेंशनर के फार्म भर के उसको जो है, वैसे तो बाकायदा उसको 6 महीने पहले जो है एजी ऑफिस में पेंशन का केस तैयार करके भेजना है, ताकि जब भी कोई मुलाजम रिटायर हो जाए तो एकदम से उसको जो है 6 महीने के टाइम में उसका पेंशन का केस प्रोसेस हो जाए और उसको जो है तनख्वाह बंद होते होते अपना पेंशन शुरुआत हो जाए जी। तो ये 6 महीने का जो टाइम होता है इसमें लगभग मैं समझता हूँ तकरीबन 80% डिपार्टमेंट जो हैं वो बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अपने पेंशनर के केस जो हैं हमें जो है इन एडवांस में भेजते हैं, हम उन केसेस को 30 दिन का टाइम है, पर मुझे बड़ी खुशी है हमारे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल JPN सिंह साहब जो हैं इस पे जो है मीटिंग्स लेते हैं। हर हफ्ता हम लोग हर सोमवार को यही मीटिंग होती है दफ्तर में, कितने केस आए थे, कितने 20 दिन पुराने हैं, कितने 15 दिन पुराने हैं। तो 25 दिन तो हम होने नहीं देते किसी भी केस को, हालांकि हद जो है वो 30 है। हम 25 दिन के दौरान ही केसेस को सेटल करके उनके PPO जारी करके उनको जो है भेज देते हैं। हाँ, मान लीजिए अगर किसी केस में कोई कमी है या कोई कागज़ नहीं है, किसी का डेट ऑफ बर्थ सही नहीं लिखा या किसी का कोई जो है DDO ने फार्म ठीक नहीं भरा, छोटी छोटी चीज़ें तो हम ऑन दी स्पॉट ही करा लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही अहम कोई खामी है फार्मों के अंदर तो उसके लिए हम फिर केस उसका वापस भेज के और DDO को जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी उनको बताते हैं कि आप जल्द इसको जो है हमारे पास भेजिए, ताकि हम लोग इसको जो है टाइम रहते इसको जो है प्रोसेस करके ताकि जो है उनका PPO जारी कर सकें। सर जनरली ये एक शिकायत रहती है कुछ केसेस में कि जब उन्होंने एडवांस में केस भेज दिया आपके पास, उसके बाद वहाँ से ऑब्जेक्शंस आती हैं कि साहब इसका इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, इसमें प्रमोशंस का बाकी डिटेल नहीं है। इनिशियली तो ये आता है कि साहब ठीक है, लेकिन बाद में जब प्रोसेस शुरू होता है महीना भर पहले तो उसमें ये सारी कमियां निकलती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए इसमें ऐसा है, थोड़ा सा मैं आपको अगर बैकग्राउंड दूं इन चीज़ों का, कुछ एक जो SROs यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में जारी हुए हैं और उसमें AG ऑफिस उन SRO के मुताबिक जो है केसेस को प्रोसेस करता है, तो उसमें कहीं कहीं जो टाइमलाइन को लेके, चाहे हम SRO 59 की बात करें, चाहे हम SO जो है वो 129 की बात करें, चाहे 242 के अंदर, तो जैसे मान लीजिए जो CSR जो है
242 आर्टिकल के अंदर तो ये है कि जहां मान लीजिए कोई डिलीटेड एसआरओ का कोई मसला नहीं है, ऐसे केस तो हम लोग केवल 242 में केवल 2 साल के दौरान देखते हैं कि उनकी सर्विस के अंदर कोई जो है प्रमोशन या फिक्सेशन अगर सही हो रखी है तो उसको तो हम तुरंत करके जो है फौरी तौर पे निपटा देते हैं। थोड़ा सा मसला कई केसेस में जहां पर हो रहा है वो मुझे इस चीज़ को जो है कोई गुरेज नहीं है मानने में कि जो डिलीटेड एसआरओज हैं उनको लेके और कुछ एक केसेस जो है पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, तो उनमें थोड़ा सा कहीं टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बहुत जल्दी हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, मगर फिर भी हमारी यही कोशिश होती है कि इसको जो टाइम रहते इसको जल्द से जल्द जो है किया जा सके। लिटिगेशन में आप रहते हैं? आपका लिटिगेशन में देखिए इस तरह से है, ज़्यादातर तो जैसे मान लीजिए कोर्ट में क्या है, थोड़ा सा ये भी होता है कि मान लीजिए अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, अगर मान लीजिए केसेस क्योंकि ज़्यादातर मुलाजम के जो है सैलरी या पेंशन के साथ रिलेटेड जो है कैट के अंदर ही ज़्यादा केस जाते हैं। हालांकि संख्या ज़्यादा नहीं है, कुल मिला के J&K में तकरीबन हमारे पास 650 के करीब केसेस है, जिसमें ज़्यादातर केस जो है 500 550 के करीब केसेस वो जो है कैट के अंदर हैं। तो हम लोगों को पार्टी हालांकि कई बार हमें लगता है कि जो फाइनल रेमेडी है वो जो क्योंकि कंसर्न जो डीडीओ है जी या उनके पास जो है इस चीज़ का सोल्यूशन जो है एजी ऑफिस से ज़्यादा है। अगर जो भी नियम है, रेगुलेशंस हैं या जो जितने भी एसआरओज हैं उसके मुताबिक अगर केस बना के वो हमें भेजें तो हमें फिर केस को ना वापस करने की ज़रूरत रहेगी और हम उसको जल्दी से कर भी पाएंगे जी। तो थोड़ा सा ये रहता है। हालांकि अब हम लोगों ने बिल्कुल जितने भी हमारे लीगल काउंसिल्स हैं उनसे भी हम लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। जहां तक सवाल हमारा डीडीओस का है उनके साथ भी हमारा जो है निरंतर राफ्ता है। पेंशन की अदालतें हम करते हैं, पेंशन अदालतों में हम पेंशनर को भी बुला के, जिस तरह लोक अदालतें होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल पेंशन अदालत होती है। जी 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 पेंशन अदालत हम लोग हर महीने 2-3 महीने में एक आध बार, अभी रिसेंटली ऑडिट दिवस के दौरान ये हमने लाल मंडी के अंदर पेंशन करी अदालत एक करी थी, तो उसमें मेरे को बड़ी खुशी है क्योंकि पेंशनर जो है उसके सामने ही होता है, मसले होते हैं वो खुद आता है और वहीं ऑन द स्पॉट उनके जो मसले हैं वहीं पर हम उनका हल करते हैं जी। तो ट्रेजरी ऑफिसर भी वहीं पे होते हैं। तो ज़्यादातर तो मसले इस तरह के होते हैं कि भाई उसमें पेंशनर को ये पता नहीं चलता है कि भाई मेरा जो है रुका कहाँ पर हुआ है केस, क्या वजह क्या है, स्टेट में है, क्या जो एजी ऑफिस में है, क्या जो ट्रेजरी में है। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके तो हम लोग लोगों के दरमियान जाते हैं, आवाम के पास जाके हम जो पेंशनर्स हैं हमारे, हम उनको भी कहते हैं भी आप आइए, आप बताइए आपके क्या मसले हैं। और हम लोग लगता है पेंशन अदालत उनके लिए बड़ा आसान माध्यम है। बिल्कुल, हम लोग हर महीने और दूर दराज के इवन कुपवाड़ा के एरिया में भी और जहां दूर दराज के एरिया है वहां भी हम लोग उनके दरमियान जाते हैं और उनके बीच बैठकर हम उनसे पूछते हैं भी उनके क्या मसले हैं पेंशन को लेकर। अगर कोई चीज़ हमारे लेवल पे कोई होने वाली है तो क्योंकि हम लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेकर कि जब भी कोई बंदा रिटायर होता है तो पेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हम उसको जो है दे रहे हैं, वो तो उसका हक है जी। अगर किसी मुलाजिम ने 25 साल 30 साल अपना कैरियर, अपनी सर्विस जो है किसी भी डिपार्टमेंट में दी है, लोगों को जो है सर्विस करते दौरान उसने उस चीज़ को अर्न किया है, उस चीज़ की कमाई करी है, तो पेंशन तो उसका हक बनता है। पेंशन उसको जो है टाइम रहते उसको पेंशन मिलनी चाहिए। हम इस चीज़ को लेकर बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही हम लोग सेंसिटिव हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, अभी हम लोग एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी जो है मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये जो पेंशन का जो पूरा प्रोसेस है इसको ऑटोमेट करने का हमने एक जिम्मेवारी उठाई है और स्टेट गवर्नमेंट से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तालमेल है और मेरे ख्याल से आप देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में ये हमारा फाइनल स्टेज पे है
तो मुझे लगता है कुछ आने वाले समय में तो ये और एक एफिशिएंटली इस पेंशन की पूरी प्रक्रिया, पूरे प्रोसेस को टाइमली होगा, अच्छे तरीके से होगा, और पीपीओ जो है उसके मोबाइल पे पहुंचेगा, पीपीओ जो है उसके जो है ईमेल पे पहुंचेगा। तो उसको जो है ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरा पेंशन का जो है हो नहीं रहा या क्या है। चलिए, अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। जी, हेलो 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 जी सर, मेरा क्वेश्चन आप नहीं सुन पाए सर। तो जनाब मेरी गुजारिश सुनिए जी, ये जो मतलब रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, उन्होंने मतलब एक हाई कोर्ट में केस दाखिल किया था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और स्टेटों ने 15 साल से कम से कम रिकवरी करते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन की। जी, तो इसके भी नाते जम्मू कश्मीर वालों ने भी हाई कोर्ट का स्थिति लाया। अब ये मतलब ये तकरीबन 11 साल मेरे पर है। तो इस सूरत में उन्होंने स्थिति लगाया कि मतलब हाई कोर्ट ने रिकवरी स्टॉप करे। तो इस सूरत में एजी ऑफिस से इंस्ट्रक्शन जो आनी है, ये उन्हीं पेंशनर्स के लिए आ जाए जिन्होंने कोर्ट दाखिल किया, कोर्ट में दावा दायर किया कि यह सब पेंशनरों के लिए, क्योंकि ये जो इशू है ये सब पेंशनरों का है। जी, तो इस सूरत में मतलब क्या साहब क्या पता है कि ये सब पेंशनरों को लागू होता किया, उन्हीं को जो मतलब करने किया है। चलिए, इशू एप्लीकेशन सवाल समझा, मैं कर देता हूँ जवाब। जी, देखिए, इन्होंने अभी आपका सवाल समझा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अब भी आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था। बहरहाल जी, थोड़ा सा था मतलब डिस्टरबेंस। तो मैं नाजरीन जो आपका सवाल समझ सका हूँ। देखिए, उसमें जो आपने मुद्दा उठाया है कि जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है उसका जो टाइम है वो अब हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है। माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसको जो है इसका पीरियड जो है वो कम होना चाहिए। तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला आ गया है। तो हम लोग के पास देखिए एफडी से जब भी कोई नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी तो उसके मुताबिक हम लोग भी जो हैं उस पर जो है जो भी कार्रवाई बनेगी उसको हम जल्द से जल्द करेंगे। तो आप इत्मीनान रखिए, क्योंकि ये जैसे ही हो जाएगा तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जिसका जो जो हक या जिसका जो जो हकूक जो बनता है, अगर मान लीजिए किसी का पैसा जो है वो वापस आना होगा तो जिस तरह से भी नोटिफिकेशन एफडी से आएगा तो उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे और आप लोगों को जो भी जितना भी पैसा मिलना होगा अकॉर्डिंगली हम लोग उसको प्रोसेस करके दे दिया जाएगा, है ना। सर, ये जो सेटलमेंट में इश्यूज आते हैं किसी किसी केस में, जी, हर एक में तो नहीं होता है, जी, क्या मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जनरली क्या होती हैं प्रॉब्लम्स? सेटलमेंट ये जो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो होती है ना इनके, जब पेंशनर्स के केसेस जो होते हैं, पेंशनर के केस में जैसे देखिए मंसूर साहब, मैंने आपको पहले भी जैसे जिक्र किया कि थोड़ा सा जो एसआरओज हैं उसके अंदर उनकी जो कट ऑफ डेट है या उसके मुताबिक जो चीज़ें पेंशनर को कब कब मिलनी चाहिए थी, तो उसमें जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लैरिटी लैक थी, मतलब जो है। तो उसके चलते जो है कई पेंशनर्स को जो है कोई चीज़ मिली है, कईयों को नहीं मिल पाई है। क्योंकि देखिए वो जो कट ऑफ डेट जो मुकर्रर करी है सरकार ने किसी एसआर को, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं जो आपका एसआर 129 है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो डिलीटेड एसआरओ हैं उनका बेनिफिट जहां जहां जो है लोगों को दिया है उनको नहीं मिलना है। और ऐसे केसेस के अंदर जो है आपको 242 आर्टिकल के अंदर नहीं देखना, मतलब 2 साल का नहीं देखना, आपको शुरू से लेकर उनका जो है रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड में आपका जो फिक्सेशन ऑफ पे है उसको चेक करना है। यानी तो कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ, कहीं कम तो नहीं हुआ। जी, तो उस केस में हो क्या रहा है कि उस केस में रिकवरियां काफी बन रही हैं, तो उसको लेकर पेंशनर की जो है वो नाराजगी होती है कि भाई पता नहीं एजी ऑफिस ही हमारी इतनी रिकवरी, खाली रिकवरी होती है, किसी को मिलता भी है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए उसमें जो कट ऑफ डेट है हमारे, उसके पहले के जो लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको हम नहीं रिकवरी करते। देखिए वो डेट, कट ऑफ डेट के बाद के जो रिटायरी हैं
उनकी जो है हम रिकवरी करते हैं। अच्छा। तो हालांकि कुछ थोड़ा सा खामियां जो हैं इनमें रही हैं प्रोसेस के अंदर जो है, तो मगर हम लोगों का फिर भी कोशिश यही है कि इसको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बनाकर इस तरह से फॉर्मलाइज किया जाए कि ताकि अगर एक चीज का निपटारा जो है हम कर रहे हैं तो सभी के ऊपर वही एक ही कायदा जो है लागू हो। कहीं कोई ऐसा ना किसी को महसूस हो कि देखिए जी मुझे जो है मिला या इसको नहीं मिला, या जो है मेरा जो है रिकवरी कर ली गई, इस तरह से कुछ ना हो। तो हम लोग इस चीज़ को लेकर भी बड़े जागरूक हैं, बड़े सुचेत हैं। तो हमारा ये कोशिश होती है कि कट ऑफ डेट के देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही केसेस को जो है प्रोसेस किया जाए और केसेस को टाइमली प्रोसेस किया जाए, और जिसका जो हक है उसको जो है अपना उसको टाइम पे मिल जाए। और ताकि पेंशनर, देखिए हम लोग इसलिए भी सेंसिटिव हैं, किसी भी मुलाजम की जब तनख्वाह बंद हो जाती है रिटायर होने के बाद जी, खर्चे तो उनके उसी तरह रहते हैं। बिल्कुल। घर पे बच्चे भी है, मकान है, शादियां करनी है या मकान की रिपेयर करनी है, और भी बड़े मतलब मसले होते हैं, कोई बीमारी का इलाज है। हम ऐसा नहीं है, ये चीज़ें जो हैं हमारे जहन में हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा मैन पावर AG&E ऑफिस के अंदर हमने पेंशन में लगा रखा है, ताकि केसेस जो हैं वो समय रहते टाइमली जो है उनका निपटारा हो सके, सेटलमेंट हो सके। उसमें मुझे बड़ी खुशी है, हमारे DAG पवन कुमार राठी जी हैं, हमारे प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल JPN सिंह साहब हैं, वो पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। हर हफ्ते जो है केसेस को जो है देखा जाता है, कितने आए थे, कितने सेटल हुए, कितने बाकी हैं। जो केसेस बाकी हैं, सेटल नहीं हुए, उनका क्या कारण है, क्यों बाकी हैं। तो हर चीज़ पे, हर केस पे हम लोग नज़र बनाए रखे हुए हैं। तो उसमें जहां मान लीजिए केस अगर हमारे स्टाफ की तरफ से भी कहीं मान लीजिए कोई छुट्टी पे चले गया, मान लीजिए कोई केस जो है 10 दिन हो गए, तो बाकायदा हम लोग ये देखते हैं हर हफ्ते कि यहाँ पेंडेंसी है, तो इसके केस दूसरे जो है डीलिंग हैंड को दे दिए जाएं, ताकि रिटायरी का जो है टाइम पे पेंशन जो है जी, वो हो सके। सर VR के लिए कितने सर्विस रिक्वायरमेंट है? देखिए वो जो वॉलंटरी रिटायरमेंट है, ये सेंटर के अंदर तो मैं मान के चलता हूँ ये 20 साल के करीब जो है रिटायरमेंट जो है आपकी सर्विस होने के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते विथ हैं फुल पेंशन बेनिफिट। हाँ, तो आप ये देख लें कि भाई इसमें स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं, वो मैं अभी बिल्कुल सटीक तौर से तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। पर VRS देखिए ऐसी चीज़ है कि भाई अगर आप पेंशनेबल सर्विस लेके रिटायर होना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ सर्विस आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप VRS ले पाएंगे। हाँ, अगर वैसे बिना पेंशन के कोई भी रिटायर होना चाहता है, वो तो VRS जब मर्जी अपना जो है अप्लाई करे। नहीं, VRS अगर कोई कहेगा तो वो तो विथ पेंशन बेनिफिट्स ही चाहेगा। बिल्कुल ये है, मगर पहले भी रिटायरमेंट जो है कई लोग ले लेते हैं अपना कोई व्यक्तिगत कोई पर्सनल रीजन के साथ, तो वो भी ऑप्शंस हैं। सर अगर किसी केस में मान लीजिए किसी सुपरएनुएटिंग ऑफिसर के केस में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने पॉइंट आउट करी कई सारी चीजें, तो उसका फॉलो डिपार्टमेंट को करना है या उसे पर्सनली फॉलो करना है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो फार्म जहां तक भर के देने का सवाल है, फार्म तो हर पेंशनर को DDO खुद भर के DDO को देने हैं जी। तो DDO को जैसे वो फार्म पेंशनर के भर के दे देगा, वो उन फार्म के बेस के ऊपर वो जो भी सर्विस रिकॉर्ड के मुताबिक वेरीफाई करके जो भी DDO है, जिसको हम पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं, वो अपना केस तैयार करके वो AG ऑफिस को भेज देगा। अब AG ऑफिस को केवल उसकी पेंशन को ऑथराइज करना है, PPO जारी करना है। अब PPO जो पेंशन पेमेंट जो है हमने अथॉरिटीज़ जो जारी करनी है, उसको प्रोसेस करने के लिए वही 25 दिन जो है, बल्कि हम 25 दिन के अंदर ही उसको प्रोसेस करते हैं। तो अगर 25 दिन के अंदर हमें लगता है कि भाई कोई चीज़ में खामी है, फार्म के अंदर खामी है, कोई सर्विस बुक के अंदर कोई खामी है, या केस मान लीजिए कोई डिलीटेड SRO का केस है, पर उसको वास्तव में उसकी फिक्सेशन जो है उसको डिलीटेड SRO का जो है बेनिफिट दे दिया गया है, मतलब फिर ऐसे केस हम वापस भेजते हैं। किसके लिए? DDO के लिए, कि आप इसको मेहरबानी करके देख लें
क्योंकि ये डिलीटेड एसआरओ का बेनिफिट जो है एफडी के जो सर्कुलर के या मतलब एसआरओ के मुताबिक नहीं मिलना चाहिए। तो ज़्यादातर केस हमारे पास पीडब्ल्यूडी और पीडीडी के जो है मुलाजम के आते हैं। बाकी डिपार्टमेंटों का कोई ज़्यादा परेशानी है ही नहीं जी। उनका मैं केस आपको बता रहा हूँ मंसूर साहब, हम लोग उनका केस तो जैसे ही हमारे पास आता है 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, क्योंकि ऐसे केसेस में हमने देखना ही कुछ नहीं है। केवल 2 साल के दौरान अगर उनकी कोई पे फिक्सेशन हुई है तो वो क्या सही हुई है, बस 2 साल के दौरान अगर वो सब सही हुआ है तो हम वैसे का वैसे केस करके वो भेज देते हैं डिपार्टमेंट को, कंसर्न मुलाजम को, ट्रेजरी ऑफिसर को, उसके पीपीओ को कॉपी चले जाता है और जो मुलाजम है वो भी हमें दुआएं देता है, क्योंकि जब पीपीओ जारी होता है उसको तो अपना उसकी टेंशन खत्म हो जाती है। टेंशन खत्म होती है। अब देखिए उसको पैसा मिलेगा, जितनी भी उसकी गर्ज है, कोई ज़रूरत है, जो भी है वो उस पैसे से, क्योंकि उसने पूरा सरमाया, पूरी पूंजी, पूरा पैसा सर्विस के दौरान उसने इकट्ठा किया है। जी। तो जो भी ज़रूरत होती है फिर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको खर्चा सर, आर्टिकल 284 क्या है? 284 सर्विस वेरिफिकेशन और केसेस फिक्सेशन के सिलसिले में। देखिए 284 जो है इसका संबंध जो है मेरे ख्याल से पे वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द सर्विस है। पे वेरिफिकेशन का जहां पर मसला है, देखिए इसमें 2 चीजें हैं। सर्विस के दौरान सर्विस वेरिफिकेशन और पे वेरिफिकेशन अलग अलग चीजें हैं। इसी के दौरान हम पे वेरिफिकेशन बोलते हैं उसको, कि जैसे मान लीजिए मुलाजम जो है अभी सर्विस के अंदर ही अपना कामकाज कर रहा है, तो उसमें मान लीजिए उसको अभी रिटायरमेंट में टाइम है, तो उसके पहले उसका जो सर्विस है रिकॉर्ड है या उसकी पे फिक्सेशन है, जो उसकी लास्ट पे है, उन सब चीज़ों को जो है चेक किया जाता है और उसमें अगर कोई खामियां होती हैं तो वो हम डिपार्टमेंट को बताते हैं कि इनकी जो है पे फिक्सेशन में ये खामियां हैं। तो वो सर्विस के दौरान ही अगर मान लीजिए कोई उसकी रिकवरी होनी होती है तो वो हो जाती है। तो इसका मुतल्लक जो है सर्विस के दौरान वाले पीरियड के साथ ही है, इसका पेंशन या पेंशन के साथ कोई वास्ता नहीं। हाँ। सर, फेक केसेस क्या होते हैं? कभी ऐसा होता है कि फेक केसेस के बारे में? देखिए मैं ये कहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी देखें तो इनके पास स्टेट गवर्नमेंट में बेसिकली मैं कहूँगा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे हम ऑटोमेशन की बात कर रहे थे, तो देखिए जितने भी जो हर डिपार्टमेंट के कोर फंक्शनिंग एरियाज़ हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको उनके लिए मजबूरी बन गया प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बनाना। तो मुझे बड़ी खुशी है स्टेट गवर्नमेंट में, आपको बता रहा हूँ मैं कि इसमें EHRMS जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास सारे मुलाजम का जो है डाटाबेस है, उसमें कौन कहाँ कहाँ पोस्टेड है, कौन क्या क्या कितना सर्विस है, ये सारा रिकॉर्ड जो है। तो फेक केसेस जो है आज के अगर दौर में अगर आप कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी केस फेक जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट से प्रोसेस हो पाएगा और ना ही वो AG ऑफिस में आ पाएगा। हो सकता है बहुत पहले जब मैनुअल रिकॉर्ड रहता होगा तब हो सकता है कोई इक्का दुक्का केस कोई ऐसे नज़र में आए हों, पर वास्तव में देखा जाए ये जो केसेस हैं ऑटोमेशन में ये मुमकिन ही नहीं है कि जो मुलाजिम ही नहीं है उसकी पेंशन या उसका जो है कोई पेमेंट हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक होके आनी है। और जिस लेवल की ऑटोमेशन हम अभी आपसे बात कर रहे थे, तो इसमें जो इंटायर प्रोसेस है, माने केस के फॉर्म भरने से लेकर टिल जनरेशन ऑफ द PPO, जितना भी सारा प्रोसेस है इसको एक सॉफ्टवेयर में ऑटोमेट कर दिया गया है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का FD का खास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत अहम रोल है। उन्होंने सारे फॉर्म जो है ये पहले तो जैसे मैनुअल होते थे, अब ये फार्म सारे ऑनलाइन भरवाए जाएंगे पेंशनर से 6 महीने पहले। फार्म जो हैं वो सारे वैलिडेट होंगे इनके EHRMS का जो डाटाबेस है,
कि वाकई जो मुलाजम का डेट ऑफ बर्थ है, मुलाजम का जो डिजिग्नेशन है, जो लास्ट पे है, ये सारी चीज़ें EHRMS से वैलिडेट हो जाएंगी, ताकि वो उसको जब सही पाया जाएगा उसके बाद DDO उसको डिजिटली साइन करके AG ऑफिस में भेज देगा। AG ऑफिस में जो है हमने इसको पूरा इंटायरली प्रोसेस को ऑटोमेट किया है। केस रिसीव होने से लेके हमारे IM सर्वर में केस आने से लेके टिल जनरेशन ऑफ द PPO जनरेट होके उसकी जो कॉपियां, जैसे हम लोग पहले मैनुअली बांटते थे, ट्रेजरी में जाती थी या मतलब कंसर्न जो है पेंशनर उसको कॉपी जाती थी या जो है DDO को कॉपी जाती, इस तरह से जो जो कॉपीज ये सारी डिजिटल मोड में जाएगी। और इसमें क्या होगा फ़ायदा कि ट्रेजरी के अंदर एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो काम मतलब मान लीजिए डाक के द्वारा कोई चिट्ठी जानी है तो उसको जाने में 10 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। अब इसमें क्या है, ईमेल पे या कंसर्न ट्रेजरी ऑफिसर को एक बटन दबाने से चिट्ठी जो है पहुंच जाएगी, वहाँ जो है उसका टाइमली पेंशन का जो पेमेंट का जो है वो प्रोसेसिंग हो जाएगा, उसका जो कंसर्न बैंक होगा वहाँ से उसको पेमेंट रिलीज होने लग जाएगी। तो मुझे लगता है कि विद द इवॉल्विंग जो है पीरियड, जैसे जैसे हर दिन हम लोग अपना जो कामकाज है वो जैसे मैं कहूँगा कि हम थोड़ा सा हर रोज़ थोड़ा सा बेहतर कोशिश करते हैं। हम लोग पिछला जो गुजरा कल है उससे हम लोग कोशिश करते हैं कि आगे और अच्छा हो जाए। तो ऑटोमेशन का जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्पेशली FD के साथ AG ऑफिस का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है। इसका हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम लोग अपने कामकाज में एफिशिएंसी लाएं, अपना कामकाज जो है बेहतर तरीके से कर पाएं, लोगों को सभी को टाइमली सर्विस मिल पाए। तो इसकी ओर हम लोग जो है अग्रसर हैं, हम लोगों की कोशिशें जारी है। सर हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और मुझे तो बहुत बातें करनी थी आपके साथ। एक शॉर्ट आखिरी एक सवाल बात पूछना चाहूँगा, क्या कोई मुलाजिम रिटायर होने के बाद डिसमिस हो सकता है फॉर एनी ऑफिस नेग्लिजेंस ड्यूरिंग हिज सर्विस पीरियड? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कंडक्ट रूलों के तहत केवल 2-1 साल का पीरियड होता है जिसमें आप जो है एक्शन ले सकते हैं, मगर इसमें भी कई केसेस के अंदर जो है कोर्ट की जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक की जो है वो हिदायतें जारी हुई हैं कि अगर मान लीजिए किसी की भी रिकवरी करनी है तो आप सर्विस के दौरान जो है आप करें, और ये नहीं है कि भी आप बंदा रिटायर होने के बाद फिर आप जो है उसको परेशान करें या तंग करें। तो इसके मद्देनज़र ही जो है सुप्रीम कोर्ट की जो हदायतें हैं, तो समय समय पर जो भी गाइडलाइंस होती हैं तो उसके मुताबिक ही ये चीज़ें रेगुलेट होती हैं। सर थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ की, इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और आपके जितने भी नाजरीन हैं उनका भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और आपके माध्यम से, आपके हवाले से हम उन तक पहुँच पाए तो मैं इसका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मुझे ये सभी आपके नाजरीन से एक जो है रिक्वेस्ट है कि आपको AG ऑफिस से कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है, हम लोग हमेशा खिदमत में हाजिर हैं। आप जब चाहे जो है कोई भी आपके मसले हैं तो आप पहुँच सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।